नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड पे। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग NCERT क्लास 6 मैथ के चैप्टर 3 को हम लोग कवर करेंगे, जिसका नाम है संख्याओं के साथ खेलना। तो अगर आप सीटेट में मैथ पेपर फर्स्ट या मैथ पेपर सेकंड की क्लास की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास से आपके कई चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। जैसे पहला टॉपिक रहेगा विभाज्यता का नियम क्लियर हो जाएगा, यानी यहाँ से एक नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, विभाज्यता का नियम आपका क्लियर हो जाएगा। इसके साथ साथ आपके HCF LCM कवर हो जाएंगे। HCF LCM के अलावा आपका तीसरा टॉपिक जो रहेगा वो विभाज्यता गुणनखंड हो जाएगा। तो ये 3 टॉपिक आज के लेसन से आपके कवर हो जाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। अगर आप मैथ पेपर 2 और मैथ पेपर फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं तो NCERT 6 to 8 पढ़ डालिए, यहीं से सारे प्रश्न बनते हैं। हमारे चैनल पर NCERT के अलावा कोई भी सीरीज नहीं चलाई जाती। तो आज NCERT मैथ की तीसरी क्लास है, जिसमें हम लोग संख्याओं के साथ खेलना सीखेंगे। चलिए फिर हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज के सेशन को स्टार्ट करने के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। गुणनखंड और गुणज क्या होते हैं? तो मेरी वह संख्याएं ज्ञात करना चाहती है जो 4 को पूरी तरह से विभाजित करता हो, वह 4 को कम से कम या उसके बराबर की संख्याएं से इस प्रकार विभाजित करता हो या भाग देती हो। तो आइए हम लोग देखते हैं गुणनखंड और गुणज क्या होता है। तो किसी भी संख्या का गुणनखंड उसका एक पूरा एग्जैक्ट विभाजक या डिवाइजर होता है। तो किसी भी संख्या का जो गुणनखंड होता है उसका पूरा एग्जैक्ट या विभाजक या डिवाइजर होता है। ध्यान दीजिए, 4 के प्रत्येक गुणनखंड 4 से कम या उसके बराबर हैं। ठीक, चलिए आइए हम लोग उसको देखते हैं। एक संख्या अपने प्रत्येक गुणनखंड का एक गुणज होती है। तो जो एक संख्या होती है वह अपने प्रत्येक गुणनखंड का एक संख्या होती है। जैसे जब हम पहले 20 गुणे 4 5 लिखते हैं, हम लोग क्या लिखते हैं? 20 बराबर 4 गुणे 5 ना, 20 बराबर 4 गुणे 5 लिखते हैं। हम कहते हैं कि 4 और 5 संख्या के 20 के गुणनखंड यानी फैक्टर हैं। तो 4 और 5 जो हैं 20 के क्या हैं? गुणनखंड हैं। ठीक, तो है हम भी कह सकते हैं 20 जो है संख्या 4 और 5 का गुणज भी है। तो जो 20 है वह संख्या 4 5 का गुणज हो जाएगा, इसको हम मल्टीपल कहेंगे। और 4 और 5 20 का गुणनखंड कहलाता है। तो 20 4 5 का क्या हो जाएगा? गुणज यानी मल्टीपल हो जाएगा। 24 को हम लोग कैसे लिखा गया है? जैसे 2 गुणे 12 दर्शाया गया है। तो 2 और 12 क्या है? संख्या 24 के गुणनखंड है। तो 2 और 12 संख्या 24 के गुणनखंड है, तथा संख्या 24 जो है 2 और 12 का एक गुणज हो जाएगा। ठीक, तो 4 और 5 जैसे ब्रैकेट में आपको दिखाया गया है, 4 और 5 गुणनखंड है 20 के, और 4 और 5 के गुणज क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक, तो एक संख्या अपने प्रत्येक गुणनखंड का एक गुणज होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। तो एक जो होता है वह प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है, यानी एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। ठीक, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक संख्या स्वयं अपना एक गुणनखंड होती है, यानी प्रत्येक संख्या जो होती है वह भी अपना स्वयं की एक गुणनखंड होती है। प्रत्येक संख्या स्वयं अपना एक गुणनखंड होती है। जैसे आप 7 को क्या रूप में लिख सकते हैं? 7 स्वयं का एक गुणनखंड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक, जैसे हम आपसे 4 का गुणनखंड पूछें तो 1 2 4 हो गया ना, तो 4 स्वयं का भी हो जाएगा ना। 16 के गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं? जैसे 16 का गुणनखंड क्या क्या हो जाएगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा, 16 से कटेगा, यानी 16 स्वयं से भी कट रहा। तो इन गुणनखंडों को आप क्या कहेंगे? इसका कोई गुणनखंड ज्ञान कर सकते हैं जो 16 को विभाजित ना करता हो। जैसे 20 और 36 के सभी उपरोक्त कथन की जांच कर सकते हैं आप लोग। तो एक संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या का एक पूर्ण विभाजक होता है। तो एक संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या का पूर्ण विभाजक होता है, यानी जो संख्या उससे पूरी तरह से कटी जाएगी वही उसका गुणनखंड होता है। वहीं 34 के गुणनखंड क्या हैं? तो देखिए आइए हम लोग देखते हैं। 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 17 से कटेगा, 34 से कटेगा। तो इनमें सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा है? 34 है ना। तो अन्य गुणनखंड 1 2 17 संख्या 34 से छोटे हैं। वहीं 64 21 56 के लिए आप इस कथन की जांच कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं यदि दी गई संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या से छोटा है या उसके बराबर होता है, तो एक दी हुई संख्या जो होती है उसका प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या से छोटा है उसके बराबर होता है। ठीक, जैसे 76 के गुणनखंडों की संख्या 5 है। हाँ, तो 136 के कितने गुणनखंड होंगे? 96 के कितने गुणनखंड होंगे? आप पाएंगे कि आप इनमें से प्रत्येक संख्या के गुणनखंडों की संख्या को गिन सकते हैं। संख्याएं
चाहे इत्यादि जैसी बड़ी होने पर भी आप इन संख्याओं के गुणनखंडों को गिन सकते हैं। यद्यपि आपको इन संख्याओं को गुणनखंडित करने में कुछ कठिनाइयां अवश्य होंगी। हम कह सकते हैं कि एक दी हुई संख्या के गुणनखंडों की संख्या परिमित यानी फिनिट है, यानी सीमित होती है। ठीक है, परिमित होती है। 7 के गुणज क्या हैं? तो 7 के गुणज कौन कौन से होते हैं? 7 के गुणज का मतलब होता है 7 के पहाड़े में आए, जैसे 7 दूनी 14, 21, 28 आदि, ये 7 के गुणज हो जाएंगे। हाँ, तो आप पाएंगे इनमें 7 से बड़ा या उसके बराबर है। क्या यह प्रत्येक संख्या के गुणजों के लिए सत्य होगा? इसकी जांच 6, 9, 10 के गुणजों को देकर कीजिए, तो हम पाते हैं कि एक संख्या का प्रत्येक गुणज जो होता है उस संख्या से बड़ा या उसके बराबर होता है। तो एक संख्या का जो प्रत्येक गुणज होता है उस संख्या से बड़ा या उसके बराबर होता है। ठीक, जैसे 5 के गुणज लिखिए, तो 5 के गुणज कौन कौन से हो जाएंगे? 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 5 के गुणज कौन कौन से हो जाएंगे? 5, 10, 15, 20। ठीक, तो आप सोचते हैं कि यह सूची यहीं समाप्त होगी? इसके तो और भी गुणज हो जाएंगे ना। नहीं, यह सूची समाप्त ना होने वाली है। इसकी जांच 6, 7 इत्यादि से भी कर सकते हैं। 6 के गुणज कौन कौन से हो जाएंगे? 6 हो जाएगा, 12, 18, ऐसे चलता हुआ चला जाएगा ना। तो इसके कई गुणज हो सकते हैं। तो एक दी हुई संख्या के गुणजों की संख्या अपरिमित यानी इन्फिनाइट होती है, यानी आप गिन नहीं सकते, इन्फिनाइट तक होती है एक दी हुई संख्या के गुणजों की संख्या। ठीक, वहीं प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणज भी होती है। तो जो प्रत्येक संख्या होती है स्वयं का भी एक गुणज होती है। ठीक, इतना आप लोग समझ गए होंगे। वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का दोगुना हो एक संपूर्ण संख्या या परफेक्ट नंबर कहलाती है। तो वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग जो हो उस संख्या का दोगुना हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक संपूर्ण संख्या यानी परफेक्ट नंबर कहते हैं। जैसे 6 और 28 संपूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझते हैं। जैसे 68 के सभी गुणनखंडों को लिखिए, तो 68 के सभी गुणनखंड कौन कौन से हो जाते हैं? 1 गुणे 68 करोगे, ठीक, 2 गुणे 34, 4 गुणे 17, 17 गुणे 4। यहाँ रुक जाइए क्योंकि 4 और 17 पहले आ चुके हैं। इस प्रकार 68 के सभी गुणनखंड कौन कौन से हो जाएंगे? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 से भी 68 कटेगा ना, 17 से कटेगा, 34 से कटेगा, 68 से कटेगा। ठीक, 36 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए, तो 36 के गुणनखंड कौन कौन से जाएंगे? 1 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से भी कटेगा, 4 के बाद 5 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, 6 के बाद और कटेगा, बताइए, 9 से कटेगा, 9 के बाद किससे कटेगा? 12 से कटेगा, 12 के बाद बताइए किससे कटेगा? 12 के बाद 18 से कटेगा, 18 के बाद 36 से कटेगा। तो इतने गुणनखंड होंगे इसके 36 के। तो इस प्रकार वांछित गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36 हो जाएंगे। 6 के सभी प्रथम 5 गुणज लीजिए, तो 6 के प्रथम 5 गुणज कौन कौन से हो जाएंगे? बताइए, 6 मल्टीप्लाई 1 कर दो, 6 मल्टीप्लाई 2, 6 मल्टीप्लाई 3, 6 मल्टीप्लाई 4, 6 मल्टीप्लाई 5। तो इसके 5 गुणज हो जाएंगे, 6, 12, 18, 18 के बाद 24, 30। 5 गुणज इसके हो जाएंगे, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौको 24, 6 पंचे 30। इसके 5 गुणज यही हो जाएंगे। इतना आप लोग गुणनखंड समझ गए होंगे। ठीक, अब हम लोग अभाज्य और भाज्य संख्याएं देखते हैं। यहाँ से इम्पॉर्टेंट है टॉपिक, समझ लीजिए। यहाँ से 1-2 नंबर का प्रश्न हर बार आपको पेपर में मिलेगा। तो गुणनखंड ज्ञात करने की जो विधि परिचित हो चुकी है, लिखी गई संख्याओं गुणनखंड ध्यान दीजिए। जैसे 1 का गुणनखंड 1, गुणनखंडों की संख्या 1, 2 के कितने गुणनखंड? 1, 2, संख्या 2, ऐसे आप इसमें बताया गया है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। पहला पॉइंट यहाँ से बनता है, वह संख्याएं जिसके गुणनखंड 1 और स्वयं हो वह संख्या ही आभाज्य संख्या कहलाती है। तो वह संख्याएं जिनके गुणनखंड 1 और स्वयं हो वह संख्या ही आभाज्य संख्या कहलाती है। एक चीज़ और आप नोट कर लीजिए, 1 ना तो आभाज्य संख्या है ना ही भाज्य संख्या है, यानी 1 ना तो आभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। कुछ संख्याएं जैसे 4, 6, 8, 9, 10 इत्यादि ऐसी हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हैं। यह संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलानी है, इनको हम लोग कंपोजिट नंबर भी बोलते हैं। वह संख्याएं जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4 मान लीजिए, तो 4 के कितने गुणनखंड हो जाएंगे? 1, 2 और 4, 3 गुणनखंड हो जाएंगे ना। 8 के कितने गुणनखंड हो जाएंगे? 1, 2, 4, तो 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो गए ना। तो जिसके ऐसी संख्याएं जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो भाज्य संख्या कहलाती है, कंपोजिट नंबर जिसको हम लोग कहते हैं। इतना आप लोग समझ गए होंगे।
हम एक सरल विधि से 1 से 100 तक के बीच आभास संख्याएं बिना उसके गुणनखंड किए ज्ञात करते हैं। यह विधि इसी पूर्व 3वीं शताब्दी से यूनानी गणितज्ञ इरोथेंसिस ने दी थी। इस विधि को देखिए, 1 से 100 तक की संख्याओं के नीचे दर्शाइए। देखिए जैसे आपको इसमें दिया गया है आभास संख्याएं, तो इसको हम लोग पहले वैज्ञानिक लोग इसको कैसे निकालते थे, 1 को काट दीजिए क्योंकि यह एक आभास संख्या नहीं है, तो आप लोग 1 को काट दीजिए क्योंकि एक आभास संख्या नहीं है। तो ठीक, तो जितने 1 को काट दिया गया, ठीक। उसके बाद दूसरी विधि क्या बताई है, 2 पर घेरा लगाइए क्योंकि 2 के अतिरिक्त सभी गुणजों जैसे 4, 6, 8 इत्यादि को काट दीजिए। तो 2 पे गोला लगा लीजिए, तो 2 पे गोला लगा लिए, ठीक। उसके बाद 4, 6, 8 इत्यादि को काट दीजिए, तो 4, 6, 8 को काट दिया गया। तीसरे चरण में बताया गया है, आप पाएंगे कि अगली बिना कटी संख्या 3 है, 3 पर घेरा लगाइए और 3 के अतिरिक्त उसके सभी गुर्जों को काट दीजिए। उसके बाद अगली बिना कटी संख्या 5 है, 5 पर घेरा लगाइए और उसके 5 के अतिरिक्त उसके सभी गुर्जों को काट दीजिए। उसके बाद इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखिए जब तक कि उपरोक्त सूची में दी गई संख्याओं पर या तो घेरा न लग जाए या तो वह काट न दी जाए। घेरा लगी हुई संख्याएं आभाज्य संख्या कहलाएंगी, 1 के अतिरिक्त सभी काटी गई संख्याएं भाज्य संख्या कहलाएंगी। इसी को हम लोग इराथोस्थीन्स की छलनी या सीब ऑफ इराथोस्थीन विधि भी कहलाती है। इसमें जो होता था, इसमें देखिए कैसे बताया गया है, 1 को आप लोग काट दीजिए, ठीक। उसके बाद अगली संख्या 2 पे गोला लगाइए, ठीक। उसके बाद 2 के जितने भी गुणज हैं सबको काट दीजिए, जैसे 4, 6, 8, ठीक। उसके बाद 3 पे गोला लगाइए, 3 के बाद जितने 3 के गुणज हैं उनको काट दीजिए, 3 के गुणज 9 हो गए, ठीक, काट दीजिए। 12 हो गया, ठीक। 18 हो गया, मतलब जिनसे ऐसे 2 के भी ऐसे गुणज काटते हुए चलिए। 3 के बाद कौन सी संख्या है, 5 संख्या है, तो 5 संख्या है तो 5 पे गोला लगाइए और 5 के बाद 5 के गुणज जो संख्या है उसको काट दीजिए। 5, 10, 15, 15 के बाद 20, 20 के बाद क्या हो जाएगा 25, 25 के बाद 30, ऐसे 2 के जितने गुणज हो ऐसे काटते हुए चलेंगे तो जो गोला लगाएंगे वो आपका क्या निकल के आ जाएगा, बताइए आप लोग, आभास संख्या मिल जाएगी आपको। तो इस विधि से पहले वैज्ञानिक लोग निकालते थे। सम और विषम संख्याएं क्या होती हैं, तो क्या आप जानते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12 कोई प्रतिरूप पैटर्न देखते हैं, आप पाएंगे इनमें प्रत्येक 2 का गुणज है, ठीक। तो वह संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं, वह संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं इवन नंबर। शेष बची हुई प्राकृतिक संख्याएं 1, 3, 5, 7 विषम संख्याएं, यानी जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएं सम संख्याएं कहलाती हैं, 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे सम संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी, तो सम संख्या हम बात करें 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। विषम संख्याएं कौन सी हो जाएंगी, विषम संख्याएं हो जाएंगी 1, 3, 5, 7, 9, 11 विषम संख्याएं यानी ऑड नंबर कहलाएंगी। और सम संख्याएं को हम लोग इवन नंबर कहते हैं। जो से पूरी तरह से विभाजित हो जाए सम संख्याएं कहलाएंगी, जो 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो विषम संख्याएं कहलाएंगी। इतना आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ से 1 नंबर का प्रश्न जरूर बना जाता है। अब अगला पॉइंट बनता है यहाँ से, इसको आप लोग स्टार लगा लीजिए, पेपर में कई बार पूछा गया है। 2 सबसे छोटी आभास संख्या है जो एक सम संख्या भी है, तो 2 जो है वह सबसे छोटी आभास संख्या भी होती है जो एक सम संख्या भी होती है। यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग विभाज्यता का नियम जानते हैं। यहाँ से 1 नंबर का प्रश्न जरूर सीटेट में पूछा जाता है, स्टार लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको हम लोग डिविजिबिलिटी रूल भी बोलते हैं, ठीक, डिविजिबिलिटी रूल। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 10 से विभाज्यता का नियम शुरू करते हैं। 10 से नहीं, हम लोग नीचे से शुरू करते हैं। चलिए वहीं से शुरू करते हैं, 10 से देखते हैं हम लोग। तो 10 के विभाज्यता का जो नियम होता है, चारों 10 के गुणज जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 60 को देख रही है, उसने इन संख्याओं में एक सर्वनिष्ठ कॉमन गुण देखा। क्या आप बता सकते हैं वह गुण क्या है, तो वह गुण क्या है आपको इसमें दिख नहीं रहा है, 0, 0 सब में है ना, यानी इकाई का अंक 0 है सब में। तो इसका जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा पता है, 10 के विभाज्यता का नियम, यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान का अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाज्य होगी। यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाज्य होगी, ठीक। अब हम 5 के विभाज्यता का नियम देखते हैं। 5 का विभाज्यता का नियम सेम ही होता है लगभग। जो 5 के विभाज्यता का नियम होता है, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो
तो वह 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूरी तरह से विभाज्य होगी। चलिए हम अगला नियम देखते हैं, 2 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। तो 2 का विभाज्यता का जो नियम होता है, यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर, किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर यानी यूनिट डिजिट जिस संख्या की 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इनमें से कोई भी अंक हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। यानी भी किसी भी संख्या के इकाई अंक की संख्या अगर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह 2 से पूरी तरह से विभाजित होगी। ठीक, अब हम लोग 3 के विभाजकता का नियम देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के साथ देखते हुए चलते हैं, हम लोग एग्जाम्पल के साथ देखते हुए चलें। जैसे 2 का विभाजकता का नियम पूछा गया, ठीक, तो जैसे क्या बोला गया, 0, 2, 4, 6, 8 हो। मान लीजिए एक संख्या है 4532, तो क्या 2 से विभाज्य होगी? पूरी तरह से होगी। जैसे एक संख्या मान लीजिए 2 से विभाज्य होगी, पूरी तरह से जरूर विभाज्य होगी, क्योंकि इकाई का अंक 0 है, इसमें 2 है। इसी को हम लोग 2 के विभाजकता का नियम बोलते हैं। अब हम 3 से विभाजकता का नियम देखते हैं। 3 के विभाजकता का जो नियम होता है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 का गुणज हो तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। यानी किसी भी संख्या के अंकों का योग 3 का गुणज हो तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। आइए हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक संख्या दी हुई है 219, ठीक, तो क्या संख्या 3 से विभाज्य होगी? बताइए आप लोग। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो 3 के विभाजकता का जो नियम होता है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 का गुणज हो तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। जैसे एग्जाम्पल के रूप में 219 ले लीजिए, तो इसके इकाई अंकों का योग जोड़ लीजिए, 2, 1, 3, 9, 3, 12, तो 12 3 से विभाज्य होगा, तो यह संख्या 3 से विभाज्य होगी। जैसे हम और बड़ी संख्या लेते हैं, जैसे मान लीजिए 4, 3, 6, तो इसको जोड़ के देखते हैं, 4, 3, 7, 2, 9, 9, 6, 15, तो इकाई इसके अंकों का योग करने 15 आ रही है। संख्या 15 3 से विभाज्य, यानी ये संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। तो यदि किसी संख्या के अंकों के योग को जब 3 का गुणज हो तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। ठीक, 6 के विभाजकता का नियम देखते हैं। तो 6 के विभाजकता का जो नियम होता है, यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो तो वह संख्या 6 से विभाज्य होगी। यानी कोई भी संख्या जो 2 से भी विभाजित हो जाए और 3 से भी विभाजित हो जाए तो उस संख्या को 6 से भी विभाज्य होगी। ठीक, उसके बाद हम लोग देखते हैं 4 के विभाजकता का नियम। यह 3 या अधिक अंकों की संख्या 4 से विभाज्य होती है। 3 या अधिक अंकों की संख्या 4 से विभाज्य होती है यदि उसके अंतिम 2 अंक यानी इकाई और दहाई के स्थानों के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो। तो इस नियम की जांच 10 से उदाहरण देकर, जैसे मान लीजिए कोई संख्या दी है, उसके इकाई और दहाई दोनों अंक अगर 4 से विभाज्य हों, जैसे 424 संख्या दी हुई है, इसके अगर दोनों अंक 4 से विभाज्य हैं तो यह संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगी। यानी इसके किसी भी संख्या के इकाई और दहाई के अंक अगर 4 से विभाजित हो जाएं तो वह संख्या 4 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। ठीक, 8 के विभाजकता का नियम क्या होता है? तो 8 के विभाजकता का जो नियम होता है, 4 या उससे अधिक अंकों की कोई संख्या 8 से विभाज्य होगी, ऐसे अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो। यानी कोई संख्या दी हुई है, उसके अंतिम 3 संख्या अगर 8 से विभाजित हो जाएगी तो वह संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कोई संख्या आपको दी गई हो, एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक संख्या दी गई है 104, 21,104, तो इसकी अंतिम 3 संख्या अगर 8 से विभाजित हो जाएगी तो 104 को आप लोग 8 से भाग के देके देखिए, बताइए कटेगा? 8 1 जा 8, 2 8 3 जा 24, 13 8 104, यानी यह संख्या 8 से विभाज्य होगी। यानी किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाजित हो जाएं तो वह संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। 9 के विभाजकता का नियम देखते हैं। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। यानी जो 3 में नियम होता है वही 9 का होता है। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। 11 से विभाजकता का नियम क्या होता है? तो 11 के विभाजकता का जो नियम होता है,
यदि किसी संख्या की 11 से विभाज्यता की जांच के लिए दाएं से विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर ज्ञात किया जाए, तो यदि अंतर 0 या 11 से विभाज्य हो तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। यदि किसी संख्या के 11 की विभाजकता का जो नियम होता है, यदि किसी संख्या को दाएं से विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग ज्ञात किया जाए तो उसका अंतर यदि 0 आए, ज्ञात करने पर उसका जो अंतर अगर 0 हो या 11 हो तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। जैसे हम लोग उदाहरण के माध्यम से देखते हैं, जैसे एक संख्या दी हुई है 1331, तो इसके जब हम लोग इस संख्या को जोड़ लें और इस संख्या को जोड़ लें, ठीक, यानी विषम संख्याओं को जोड़ लें और सम संख्याओं को जोड़ लें, यानी इकाई पहली और तीसरी संख्या, दूसरी और चौथी संख्या को जोड़ लें, इसका संख्या हो जाएगा 3 1 4 4, 4 में 4 घटाओगे 0 आएगा, यानी यह संख्या 11 से विभाज्य होगी। जैसे एक संख्या और देखते हैं 308 है, ठीक, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग करेंगे, इस संख्या को जोड़ लेंगे, इसके आगे कोई संख्या नहीं है तो 8 3 11, तो 11 माइनस 0 बराबर 11 आ जाएगा, तो यानी यह संख्या भी 11 से विभाज्य होगी। तो ऐसे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक संख्या है 61809, तो इसमें हम लोग संख्या को एक संख्या छोड़कर, फिर एक संख्या छोड़कर, उसके बाद इसको, ठीक, तो इसको जोड़ेंगे 8 6 14, 14 में 9 जोड़ेंगे कितना आएगा बताइए, बताइए 8 6 14, 14 9 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा ना, 23 हो जाएगा। 0 1 जोड़ेंगे 1 आएगा, तो 23 में 1 घटाएंगे 22 आएगा। बताइए अंतर कितना आ गया, 22 आ गया ना, तो क्या विभाज्य होगी, बताइए नहीं होगी ना। जिसके जो संख्या क्या बोला गया है उसमें, किसी संख्या में का अंतर 0 या 11 से विभाज्य हो तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी, तो यानी इसमें 22 आ गया तो यह भी संख्या 22 11 से विभाज्य हो जाएगा ना, तो यह संख्या भी विभाज्य हो जाएगी। ऐसे हम लोग निकालते हैं। चलिए, सार्व गुणनखंड या सार्व गुणज क्या होता है, आइए हम लोग देखते हैं। तो 4 के जो गुणनखंड होते हैं, मान लीजिए 4 के गुणनखंड आपसे पूछा जाए तो 1 2 4 हो जाएंगे। 18 के गुणनखंड पूछे जाएं तो 1 2 3 6 9 18 हो जाएगा। तो दोनों संख्याएं 4 और 18 के गुणनखंड 1 और 2 हो जाएंगे ना। तो 4 और 18 के गुणनखंड आपसे पूछ लिया जाए दोनों में, तो दोनों में जो कॉमन होंगे वही तो गुणनखंड होंगे, तो 1 और 2 हो जाएंगे। 4 और 18 के उभयनिष्ठ या सार्व गुणनखंड, इसको हम लोग कॉमन फैक्टर भी बोलते हैं, ठीक। 4 और 15 के सार्व गुणनखंड क्या क्या होंगे, इन दोनों संख्याओं में केवल एक ही सार्व गुणनखंड है। 7 और 16 के सार्व गुणनखंड क्या होंगे, तो यहाँ से जो निकल के आता है पॉइंट, दो संख्याएं जिसमें केवल एक ही सार्व गुणनखंड होता है उसको हम लोग सहअभाज्य यानी को प्राइम नंबर भी कहते हैं। तो दो संख्याएं जिसमें केवल एक ही सार्व गुणनखंड हो उसको हम लोग सहअभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक। जैसे हम एक सवाल दिया गया उदाहरण के माध्यम से देखिए, जैसे 75 60 220 के सार्व गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो 75 के गुणनखंड आप लोग निकालेंगे सबसे पहले, तो 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा, 25 से भी कटेगा, 75 से भी कटेगा। उसके बाद हम लोग 60 का देखेंगे। तो 60 का देखने के लिए हम लोग देखेंगे कि 60 जो है वह 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से 5 से 6 से भी कटेगा, 10 से कटेगा, 12 पंचे 60 12 से कटेगा, 15 चौका 60 15 से कटेगा, 30 दूनी 60 30 से कटेगा, 60 से भी कटेगा। 210 के गुणनखंड ज्ञात करेंगे, 1 से भी कटेगा, 2 से 3 से 5 7 इतने कटेंगे, ठीक। तो इसमें हम लोग देखेंगे सार्व गुणनखंड कौन कौन से हैं, यानी कॉमन इसमें कौन कौन से हैं हम इसको देखेंगे। तो इसमें कॉमन कौन कौन सा मिलेगा बताइए, 1 तीनों में है तो सार्व गुणनखंड हो जाएगा। उसके बाद 3 तीनों में है, 3 हो जाएगा। 3 के बाद 15 तीनों में कॉमन है, यानी इसके सार्व गुणनखंड 1 3 5 और 15 हो जाएंगे, ठीक। जैसे एक सवाल और देखते हैं, 3 4 और 9 के सार्व गुणज ज्ञात कीजिए। तो 3 के कौन कौन से हो जाएंगे फैक्टर, 3 के सार्व गुणज 3 6 9 12 15 18 21 27 30 33 36 39 42 45 48 हो जाएंगे। 4 के अब 48 तक 4 के भी ले जाएंगे हम लोग, ठीक। 9 के भी ले गए 81 तक। अब 3 और 9 के सार्व गुणनखंड कौन कौन से हो जाएंगे, इसमें 36 कॉमन मिलेगा आपको, 72 कॉमन मिलेगा, 108, यानी जो कॉमन मिलेगा वही सार्व गुणज कहलाएगा। तो चलिए अब हम लोग अभाज्य गुणनखंड देखते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड देखते हैं, आइए हम लोग। यदि किसी संख्या को उसके गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाए तो हम कहते हैं कि हम यह उस संख्या का गुणनखंडित या फैक्टराइज कर लिया है।
अथवा उसके गुणनखंड कर लिया है। इस प्रकार जब हम 24 को करेंगे तो 3 गुणे 8 लिखते हैं, तो हम कहते हैं कि हमने 24 के गुणनखंड कर लिया, या 24 गुणनखंडों में से एक गुणनखंड है। इसके प्रत्येक अन्य गुणनखंड निम्न हो सकते हैं। 24 को हम लोग कैसे गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं? 2 गुणे 12, 2 गुणे 12 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुणे 6, और 6 को हम लोग ऐसे लिखे 2 गुणे 3 ऐसे भी लिख सकते हैं। 24 का गुणनखंड जैसे निकालते हैं, मान लीजिए 2 से काटेंगे 12 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 6 आएगा, 2 से काटेंगे 3 आएगा, 3 आएगा, तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। इसी को हम लोग गुणनखंड कहते हैं। ठीक, जैसे 36 का गुणनखंड आपसे पूछा जाए तो 36 का गुणनखंड कैसे निकालेंगे? सबसे पहले 2 से काटेंगे 18, फिर 2 से काटेंगे 9, फिर 3 से काटेंगे 3, फिर 3 से काटेंगे 3, तो इसका गुणनखंड जो आएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। देखिए सब में वही आ रहा है ना, तो गुणनखंड इसका ऐसे निकालते हैं हम लोग। ठीक, गुणनखंड बीच यानी फैक्टर टी हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए फैक्टर टी 90 का बनाना है आपको, जैसे ठीक, तो 90 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 10 और 9 में तोड़ सकते हैं ना, 10 गुणे 9 करोगे 90 आएगा। 90 को हम लोग उसके बाद ऐसे भी तो तोड़ सकते हैं। अब यहीं पे देख लीजिए 10 को भी हम लोग तोड़ेंगे 2 और 5 में तोड़ देंगे। ठीक, तो ऐसे हम इसको तोड़ के भी तो लिख सकते हैं। यही वृक्ष, इसी को हम लोग कहते हैं वृक्ष। जैसे 980 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। या प्रश्न ऐसे सीटेट में पूछा जाता है 980 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए, तो इसको हम लोग कैसे निकाल पाएंगे? 980 का सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, तो 2 से काटेंगे 490, फिर 490 को 2 से काटेंगे 245, फिर 245 को 5 से काटेंगे 49, फिर 49 को 7 से काटेंगे 7। तो इसके जो निकल के आएगा, इसका जो गुणनखंड आएगा 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 आ जाएगा। इसी को हम लोग अभाज्य गुणनखंड इसके कहते हैं। ठीक, अब हम लोग एचसीएफ एलसीएम देख लेते हैं। यहाँ से भी एक नंबर के प्रश्न जरूर हर बार पेपर में पूछा जाता है। तो हम 2 संख्याओं के सार गुणनखंड ज्ञात करना सीख चुके हैं। अब हम इन सार गुणनखंडों में सबसे बड़े गुणनखंड ज्ञात करने का प्रयत्न करेंगे। तो यहाँ से जो मेन पॉइंट निकल के आता है, 2 या 2 से अधिक दी हुई संख्याओं के सार गुणनखंडों में सबसे बड़ा सार गुणनखंड इन दी हुई संख्याओं का महत्तम समावर्त यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाता है। महत्तम समावर्तों को संक्षेप में हम लोग मासा या एचसीएफ भी लिखते हैं। महत्तम सबसे बड़ा सार भाजक होता है, इसको ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या जीसीडी भी कहा जाता है। तो 2 या 2 से अधिक दी हुई संख्याओं के सार गुणनखंडों में जो सबसे बड़ा सार गुणनखंड होता है, इन सभी संख्याओं के को हम लोग महत्तम समावर्त या कॉमन फैक्टर भी कहते हैं। तो महत्तम समावर्तों को संक्षेप में मासा या एचसीएफ भी हम लोग लिखते हैं। जैसे अब हम लोग देखते हैं 24 और 36 का मासा क्या होगा या सी एफ। तो 24 को हम लोग 36 से डिवाइड कर देंगे, भाग विधि से देखते हैं हम लोग। तो 24 को 36 से भाग देंगे, 1 ले जाएंगे। ठीक, 24 में 36 घटाएंगे, 6 में से 4 गया 2 आएगा, 3 में से 2 गया 1 आएगा। अब 12 को हम लोग फिर 24 से भाग देंगे, तो 12 दूनी 24, यानी इसका मासा कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। ठीक, जैसे हम लोग गुणनखंड विधि से भी देखते हैं। जैसे मान लीजिए संख्या 20, 28, 36 का मासा निकालना है। इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड द्वारा प्रकार किया जा सकता है। सबसे पहले 20 का एलसीएम निकाल लीजिए। 2 से काटेंगे 10 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 5 आएगा, फिर 5 से काटेंगे कट जाएगा। फिर 28 का एलसीएम हम लोग गुणनखंड निकालेंगे। 2 से काटेंगे 14 आएगा, 2 से काटेंगे 7 आएगा, फिर 1 आएगा। फिर 36 का गुणनखंड निकालेंगे, 2 से काटेंगे 18, फिर 2 को 18 से काटेंगे 9, फिर 3 को 9 से काटेंगे 3। तो ऐसे हम लोग इसको भी कर लेंगे। तो इसमें तीनों में कॉमन कौन कौन सा आ जाएगा? 2 सब में कॉमन है। ठीक, इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे 20 का 2 गुणे 2 गुणे 5, 28 का 2 गुणे 2 गुणे 7, 3 का 3। तो इसमें 1 2 कॉमन आया, 2 को कॉमन आया, इसके अलावा कोई कॉमन आ रहा है, तो इसको मासा क्या हो जाएगा? इसका 4 हो जाएगा। यानी 2 2 बार आ रहा है, अर्थात 20, 28, 36 का मासा 4 हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग मासा निकालते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। चलिए एक सवाल हम और समझ लेते हैं गुणनखंड विधि से भी। जैसे 2 से काटेंगे 9, फिर 3, फिर 3। उसके बाद हम लोग 48 को देखते हैं। 48 को काटेंगे 2 से, 24 दूना 48, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, उसके बाद फिर 3। तो इसको जब हम लोग कैसे लिख पाएंगे? 18 का क्या लिख देंगे? 2 गुणे 3 गुणे 3। और उसके बाद हम लोग 48 को कैसे लिखेंगे? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2, ऐसे हम लोग लिखेंगे ना। तो इसमें जो कॉमन आएगा वही इसका फैक्टर हो जाएगा। ठीक, तो आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग एलसीएम देखते हैं।
दो या दो से अधिक दी हुई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तन इन संख्याओं के सात गुणनखंडों में सबसे छोटा जो होगा, यानी लीस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको सबसे छोटा गुणज जो होगा उसी को हम लोग लघुत्तम या निम्नतम गुणज होता है। संक्षेप में इसे एलसीएम या लासा भी कहते हैं हम लोग। आइए हम लोग देखते हैं, जैसे 12 18 का लासा हमको निकालना है, तो सबसे पहले 12 का गुणनखंड करेंगे, दो कटेगा, कितनी बार कटेगा, 6 बार, फिर 2 से काटेंगे 3, 3 हो जाएगा। 18 का ऐसे निकाल लेंगे हम लोग, 2 से काटेंगे 9, 3 और 3, तो इसमें जो 12 को कैसे लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3, 18 को कैसे लिखेंगे, 2 गुणे 3 गुणे 3, तो इसमें जो कॉमन नहीं बचेगा, जिसमें क्या हो जाएगा, 2 अधिकतम 2 बार आता है, तो यह 12 के गुणनखंडों में है। इस प्रकार हम लोग इसको लिख सकेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, अतः इनका लासा क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक, उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे एक संख्या हम लोग और देखते हैं, 2490, 12, इसको काटेंगे हम लोग 45, फिर इसको काटेंगे 6 बार, नहीं कटेगा, फिर 2 से 3, इसको काट, ऐसे हुए जब हम इसको लेके जाएंगे पूरा यहाँ तक, तो इसमें क्या हो जाएगा, 24 का हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3, 90 का हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, तो इसको हम लोग 2 गुणे 2 गुणे लिख लिए, उसके बाद कॉमन आया 3 गुणे 5 कर लिए, तो यानी 360 इसका हो जाएगा। तो लासा भी निकालना आप लोग सीख गए होंगे। ठीक, यह 40 का हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, 48 का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 45 का 3 गुणे 3 आ गया। यानी अभाज्य गुणनखंड में 2 अधिकतम 4 बार आया आता है, 48 में है। अभाज्य गुणनखंड 3 अधिकतम 2 बार आया है या 45 में है, और अभाज्य गुणनखंड 5 केवल 1 बार आया था, 40 45 दोनों में आता है। तो इसलिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, हाँ, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार 2 और 3 बार 3 और 1 बार 5 हो जाएगा। ठीक, यानी 720 इसका हो जाएगा। तो ऐसे करके आप लोग ऐसे लिखिए। जैसे उदाहरण के माध्यम से 20 25 30 का लासा ज्ञात कीजिए। देखिए 20 25 2 से काटा गया 10, 25 से 15, ठीक, फिर 2 से काटा गया, इसके 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 3 आ गया ना, अतः इसका एलसीएम हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 300 इसका लासा हो जाएगा। ऐसे आप लोग करके लासा मासा निकाल सकते हैं। अब हम मासा और लासा के कुछ और उदाहरण देखते हैं। जैसे पेपर में ऐसे सवालें पूछी जाती हैं, 2 टैंकरों में क्रमशः 850 लीटर और 680 लीटर मिट्टी का तेल आता है, उस बर्तन की अधिकतम धारिता कैपेसिटी ज्ञात कीजिए जो इन दोनों टैंकरों को तेल पूरा पूरा माप ले। यहीं से पेपर में प्रीवियस ईयर में ऐसे प्रश्न काफ़ी बार पूछा है, आप लोग सॉल्व करेंगे खुद क्लियर हो जाएगा आपका। 2 टैंकर में क्रमशः 850 लीटर 680 लीटर मिट्टी का तेल आता है, उस बर्तन की अधिकतम धारिता कैपेसिटी ज्ञात कीजिए जो इन दोनों टैंकरों के तेल को पूरा माप देगा। बताइए आप लोग इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। तो इसको आप लोग कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप लोग इसका एलसीएम लेंगे ना, तो 850 का जब आप लोग निकालेंगे इसको 425, फिर 5 का 45, फिर 5 का 17, तो इसका इतना आ गया, फिर 860 का ऐसा एलसीएम लेंगे हम लोग। तो अब इसको जब हम दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे तो 850 का आ गया इतना, तो इसमें 2 कॉमन आया है, 5 कॉमन आया है, 17 कॉमन आया है, उसके बाद 2 कॉमन हो गया, एक बार 5 कॉमन हो गया, एक बार 7 कॉमन हो गया। ठीक, तो क्या 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 बच रहे हैं इसमें, 2 बच रहे हैं, एक 5 बच रहा है, इसको भी हम लोग अलग से लिख लेंगे। तो 7 गुणनखंड इनका क्या हो जाएगा, 2 5 और 17 हो जाएगा, यानी 3 कॉमन इसके मिल रहे हैं ना, तो का मासा कितना हो जाएगा, 170 हो जाएगा। अथवा वांछित बर्तन की अधिकतम धारिता जो होगी 170 लीटर होगी, जो पहले बर्तन को 5 बार और दूसरे को 4 बार पूरा माप कर लेगी। ठीक, तो इसका जो हो जाएगा 170 लीटर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न पेपर में कई बार पूछे गए हैं। जैसा एक सवाल हम लोग और देख लेते हैं। प्रातःकालीन सैर में 3 व्यक्ति एक साथ कदम उठाकर चलना प्रारंभ करते हैं। उनके कदमों की लंबाई क्रमशः 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर है। इनमें से प्रत्येक न्यूनतम कितनी दूरी चलें कि वह पूरे कदमों को तय कर लें। न्यूनतम पूछा गया है ना, न्यूनतम मतलब न्यूनतम दूरी क्या हो जाएगी, लासा पूछा गया है ना, तो इसको आप लोग क्या करेंगे, इसलिए हम 80 85 90 का आप लोग लासा ज्ञात करेंगे सबसे पहले। तो इसका लासा कितना आएगा पता है, 12,240 आ जाएगा। तो न्यूनतम संख्या जो हो जाएगी इतना हो जाएगी। जैसे एक सवाल और देखते हैं, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12 16 24 36 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष हो। ऐसे प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। तो वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12 16 24 36 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष आए। तो सबसे पहले आप लोग इसमें क्या करोगे, 12 16
16, 24, 36 का आप लोग लासा निकालोगे। तो 12, 16, 24 का जब आप लोग लासा निकाल लोगे तो उसका लासा कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा ना। तो 144 सबसे छोटी संख्या जिससे 12, 16, 24, 36 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 0 शेष आएगी। परंतु हमें ऐसी सबसे छोटी संख्या चाहिए जिसमें प्रत्येक दशा में 7 शेष आए। तो वांछित संख्या 147 में 7 अधिक है, यानी आप इसमें 7 जो आपका लासा निकालने पे आएगा उसमें आप लोग 7 ऐड कर दोगे तो 151 हो जाएगा। प्रत्येक दशा में पूछा गया था ना, तो लासा 144 आया था, इसमें 7 प्रत्येक दशा में 7 आना चाहिए तो वह 151 हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न पेपर में कई बार पूछे गए हैं। तो मैं आशा करता हूँ यह सेशन आपको आसानी से समझ में आया होगा। आज के सेशन में मैंने आपके 4 से 5 नंबर आपके इस सेशन से क्लियर हो गए हैं, क्योंकि यहाँ से मैंने आप लोगों को गुणनखंड बता दिया, गुणज बता दिया, गुणज के बाद मैंने एचसीएफ एलसीएम बता दिया, एचसीएफ एलसीएम के अलावा आपके विभाजकता का नियम बता दिया। तो 4 से 5 नंबर के प्रश्न आपके यहीं से पेपर में पूछे जाते हैं। तो मैं जो एनसीईआरटी निचोड़ करा रहा हूँ इससे बाहर आपके एक भी प्रश्न नहीं बनेंगे। बस इसके बाद आप लोग प्रीवियस ईयर लगा डालिएगा, आपके सारे प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। प्रीवियस ईयर की भी क्लासेज में स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन मैं एनसीईआरटी क्लास 6 पहले ख़त्म कर दूंगा, उसके बाद आप लोग को प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व करवाऊंगा। तो बस आप चैनल के साथ बने रहिए। चैनल पर आपको सीटेट की पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज क्लासेज मिलेंगी। तो आज के सेशन को हम यही समाप्त करते हैं, कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।